अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ग्रामीण विकास, गांव का विकास। हम इस अध्याय के अंदर ग्रामीण विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रामीण विकास के अंदर दो मुद्दों पर अध्ययन करेंगे। एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लटकती चुनौतियां और उभरती चुनौतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें 4 चुनौतियां आती हैं ग्रामीण विकास के अंदर। मुख्य चुनौतियां जो आती हैं वो आती हैं ग्रामीण साख की चुनौती, कृषि विपणन की चुनौती, कृषि के अतिरिक्त जीविका का अन्य कोई सोर्स और जैविक कृषि की चुनौतियां। इन 4 मुद्दों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इन 4 मुद्दों के बारे में अध्ययन किया जाएगा इस अध्याय के अंदर। ग्रामीण विकास से प्राय उस क्रमबद्ध योजना से है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर पर तथा आर्थिक व सामाजिक कल्याण में वृद्धि की जाती है। ग्रामीण विकास के मुख्य तत्व क्या है? भूमि के प्रति इकाई कृषि उत्पादकता को क्या करना, बढ़ाना। ग्रामीण विकास के मुख्य तत्व है भई भूमि की प्रति इकाई कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है, कृषि विपणन प्रणाली को सुधारना ताकि किसान को उसके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके, ज़्यादा मूल्य वाली फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना, कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना, उत्पादन की गतिविधियों का विविधीकरण तथा फसल खेती के अलावा रोजगार के वैकल्पिक साधनों को ढूंढा जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को सुविधाएं उपलब्ध करवाना, कृषि को साख सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा गैर कृषि रोजगारों तथा निर्धनता को कम करना, जैविक कृषि को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य के सेवाओं का विस्तार करना। तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण साख के स्रोत, तो ग्रामीण साख के 2 स्रोत हैं भई, एक गैर संस्थागत स्रोत अनौपचारिक स्रोत और एक संस्थागत औपचारिक स्रोत। गैर संस्थागत स्रोत यानी अनौपचारिक स्रोत जो हैं उसमें साहूकार, बनिया, महाजन, व्यापारी, कमीशन एजेंट, जमींदार, संबंधी तथा मित्रों को शामिल किया जाता है। वहीं जो संस्थागत स्रोत है औपचारिक स्रोत जिसके अंदर सहकारी साख समितियाँ आएंगी। इनका काम ही होता है किसानों को समय पर उचित ब्याज दरों पर जल्द से जल्द ऋण उपलब्ध करवाना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में की गई, जब देखा गया कि भाई सहकारी साख समितियां ग्रामीण साख के स्रोतों को पूरा नहीं कर पा रहे, ग्रामीण साख की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे, तो SBI की स्थापना की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB हर जिले के अंदर एक बैंक खुलवाया गया। कृषि तथा ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड 1882 में इसकी स्थापना की गई। इसका काम होता है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जितने भी RRBs हैं यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, स्वयं सहायता समूह, इन सब पर निगरानी रखना, उनको समय समय पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना। ये ग्रामीण साख के स्रोत। अगला पॉइंट आता है कृषि विपणन। कृषि विपणन क्या होता है? फसल को बोने से लेकर के फसल को मार्केट तक बेचने तक इनके बीच में जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वो सारा का सारा कृषि विपणन कहलाता है। कृषि विपणन में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो उस फसल के संग्रहण, प्रसंस्करण, वर्गीकरण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन तथा बिक्री से संबंधित होते हैं और कृषि विपणन कहलाते हैं। कृषि विपणन के मुख्य दोष क्या है, सीमाएं क्या है? अपर्याप्त भंडार गृह यानी स्टोरेज करके रखने की जगह नहीं, परिवहन व संचार के कम साधन है भाई, अनियमित मंडियों में गड़बड़ियाँ यानी तौलने में गड़बड़ी करते हैं, अच्छा रेट नहीं देते हैं, जो गवर्नमेंट सरकार निर्धारित करती है उस रेट से कम रेट पर खरीदते हैं, बिचौलियों की बहुलता यानी बीच में दलाल बहुत ज़्यादा है, फसल के उचित वर्गीकरण का अभाव है, पर्याप्त संस्थागत वित्त का अभाव है, पर्याप्त विपणन सुविधाओं का अभाव है। ये कृषि विपणन के दोष हैं। विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए उपाय यानी विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या उपाय उठाए? नियमित मंडियों की स्थापना करवाई जहां पर किसान अपने अनाज को ले जाकर के बेच सकता है। कृषि उत्पादों के संग्रहण के लिए भंडार गृह सुविधाओं का प्रावधान करवाया जहाँ किसान अपने अनाज को ले जा करके स्टोरेज करके रख सकता है यदि उसे अपने फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल रही है, और ये जब फसल की अच्छी कीमत मिलेगी तब निकाल करके बेच सकता है। मानक बाट और नाप तौल की अनिवार्यता कर दी गई है भाई, समय समय पर कांटों को चेक करवाया जाएगा, कांटों में बेईमानी नहीं होनी, यानी तौलने वाले तराजू में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। रियायती यातायात की व्यवस्था, भारत में रेलवे सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन है, रियायती है। कृषि व संबंध वस्तुओं की श्रेणी विभाजन और मानकीकरण की व्यवस्था, केंद्रीय श्रेणी नियंत्रण प्रयोगशाला महाराष्ट्र के नागपुर में है। भंडार क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्वजनिक में भारतीय खाद्य निगम FCI केंद्रीय गोदाम निगम की स्थापना की गई। न्यूनतम समर्थन कीमत नीति लगाई गई। विपणन सूचना का प्रसार किया गया। ये कृषि को सुधारने के लिए, कृषि विपणन को सुधारने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा किए गए उपाय। अगला पॉइंट आता है विविधीकरण। विविधीकरण का मतलब है
एक ही साथ ढेर सारी फसलों का क्या करना, उत्पादन करना। कृषि क्षेत्र में बहुत बढ़ती हुई श्रम शक्ति के एक बड़े पैमाने हिस्से के अन्य और कृषि क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार में अवसर ढूंढने की प्रक्रिया को विविधीकरण कहते हैं। इसके दो पहलू हैं, फसलों के उत्पादन का विविधीकरण, दूसरा है उत्पादन गतिविधि तथा रोजगार का विविधीकरण। इसके अंतर्गत एक पहल के फसल की बजाय बहु फसल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। इसके दो लाभ हैं, मानसून की कमी के कारण होने वाले खेतों के जोखिम को कम करती है या खेतों के व्यापारीकरण को बढ़ावा देती है। यानी एक ही खेत में दो या दो से एक अधिक फसलों का उत्पादन करना विविधीकरण कहलाता है, फसल का विविधीकरण कहलाता है। उत्पादन गतिविधियों तथा रोजगार का विविधीकरण, इसमें श्रम शक्ति के कृषि क्षेत्र से हटाकर गैर कृषि कार्यों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी आदि में लगाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार के गैर कृषि कार्य पशुपालन किया जा सकता है, मछली पालन किया जा सकता है, मुर्गी पालन किया जा सकता है, मधुमक्खी पालन, बागवानी, कुटीर एवं लघु उद्योग, ये सारे के सारे उद्योग शुरू किया जाता है। पशुपालन, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ये सब पाले जाते हैं। तो इनको कुछ पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है और कुछ पशुओं को मांस के लिए क्या किया जाता है, पाला जाता है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पशुपालन उनका मुख्य कार्य है, जैसे राजस्थान को उठा ले, राजस्थान के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पशु क्या किए जाते हैं, पाले जाते हैं। मछली पालन, समुद्री क्षेत्र जैसे बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के इलाके, बंगाल के इलाके, ये कुछ इलाके हैं, राज्य हैं जहाँ इनका, तमिलनाडु का एरिया हो गया, राज्य हैं जो इनका खेती मतलब जीविकापार्जन का मुख्य साधन मछली पालन है, यानी मछली पर निर्भर करते हैं। मुर्गी पालन, बहुत सारे लोग मुर्गी पालन करते हैं, मुर्गी को पाला जाता है दो काम के लिए, मांस के लिए और अंडा के लिए। मधुमक्खी पालन, मधु के लिए क्या किया जाता है, हनी के लिए पाला जाता है। बागवानी, बागवानी के अंदर जैसे कि केले का बागान हो गया, आम का बागान हो गया, लीची का बागान हो गया, अमरूद का बागान हो गया, ये हो गया। सब्जियां उगाई जाती हैं, सारी की सारी सब्जियां उगाई जाती हैं। फूलों के बागान, फूल उगाए जाते हैं, गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, सूरजमुखी का फूल, ये उगाए जाते हैं। इसके अलावा कुटीर एवं लघु उद्योग शुरू किए जा सकते हैं, कुटीर एवं लघु उद्योग। तो ग्रामीण जनसंख्या के लिए रोजगार के गैर कृषि क्षेत्रों के अंदर ये सारे के सारे कार्यों को क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। कृषि के अलावा खेती करने के साथ साथ ये सारे के सारे काम किए जा सकते हैं। पशुपालन से डेयरी फार्म खोला जा सकता है, डेयरी फार्म, पशुपालन से डेयरी फार्म खोला जा सकता है, जिसमें आप भैंस और गायों को क्या करेंगे, पालेंगे और भैंस और गायों को का दूध निकाल करके क्या करेंगे, बेचेंगे। भैंस और गायों का दूध निकाल करके क्या करेंगे, बेचेंगे। पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कृषि गैर कृषि कार्य में से एक मुख्य कार्य है पशुपालन। ज़्यादातर ज़्यादा लोग क्या करते हैं, कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी क्या करते हैं, कार्य कर लेते हैं। मछली पालन ये समुद्री एरिया के किनारे पर किया जाता है। मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी, कुटीर एवं लघु उद्योग। जैविक कृषि, जैविक कृषि क्या है? जैविक कृषि वह कृषि है जो रासायनिक खादों का प्रत्याग करती है। रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं की जाती है, केमिकल की दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता है, कीटाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो जैविक कृषि कहलाती है। जैविक कृषि वह कृषि जहाँ पर रासायनिक खादों का प्रत्याग किया जाता है, जहाँ रासायनिक खादों का प्रत्याग किया जाता है, वो जैविक कृषि कहलाती है। जैविक कृषि खेती की वह पद्धति जिसमें खेतों के लिए जैविक खाद, मुख्यतः पशु खाद और हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हुए जैविक खाद के प्रयोग पर बल दिया जाता है। यह खेत करने के लिए की वह पद्धति है जो पर्यावरण के संतुलन को पुनः स्थापित करके उसका संरक्षण एवं संवर्धन करती है। यानी जैविक कृषि जब किया जाता है तो पर्यावरण की अवनति नहीं होती, पर्यावरण का नुकसान नहीं होता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और भी अधिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि गोबर की खादों का प्रयोग किया जाता है। जैविक कृषि के लाभ, जैविक कृषि के प्रयोग से मृदा का जैविक स्तर बढ़ता है और मृदा काफ़ी उपजाऊ बनी रहती है। जैविक खाद पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ प्रदान करती है और जो मृदा में मौजूद सूक्ष्म जीवों तथा द्वारा पौधों को मिलाते हैं, जिससे पौधे स्वस्थ बनते हैं और उत्पादन बढ़ता है। रासायनिक खादों के मुकाबले जैसे खाद्य सस्ते और टिकाऊ होते हैं। जैविक खादों के प्रयोग में हमें पौष्टिक तथा स्वास्थ्यवर्धक भोजन प्राप्त होता है। जैविक खाद पर्यावरण के मित्र होते हैं, इनमें रासायनिक प्रदूषण नहीं फैलता। छोटे
और सीमांत किसानों के लिए बहुत ही सस्ती प्रौद्योगिकी है। यह पद्धति धारणीय कृषि को बढ़ावा देती है। जैविक खेती श्रम प्रधान तकनीकी पर आधारित होता है। जैविक कृषि श्रम प्रधान यानी यहाँ पर मशीनों का प्रयोग कम से कम किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत यानी श्रमिकों का प्रयोग करके खेती की जाती है। तो ये जैविक कृषि के क्या हैं लाभ।